हेलो फ्रेंड्स, फिजिक्स का चैप्टर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड फील्ड का लेक्चर नंबर 2 मैं लेकर आ गया हूं और आज हम लोग पढ़ेंगे कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। पिछले लेक्चर यानी लेक्चर 1 में हम लोगों ने देखा था कूलम्ब्स लॉ क्या है। ठीक है, कूलम्ब्स लॉ यानी कि फोर्स इज इक्वल टू के Q1 Q2 बार आर स्क्वायर हम लोगों ने देखा था, लेकिन आज हम लोग उसका वेक्टर फॉर्म देखेंगे। वेक्टर फॉर्म का मतलब है कि फोर्स का मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसका डायरेक्शन क्या है वो भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो जैसा कि देख रहे हैं दो चार्ज है, दो पॉजिटिव चार्ज है और दोनों आपस में रिपेल कर रहे हैं। ठीक है, तो फोर्स ये जो वन पहला चार्ज है ये दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है और ये इसको भी अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है। ठीक है, इसको हम लोग पढ़ेंगे फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन। ठीक है, इस दोनों फोर्स का नाम ये हो गया। दो फोर्स लग रहा है दोनों चार्ज पे, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। और इसका जो अगर हम लोग डिस्टेंस निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले पहले वाले का हम लोग निकालते हैं, यानी इधर से इधर निकाल रहे हैं तो बाद वाला चार्ज इसका दूरी मान लीजिए R2 पे है और ये R1 पे है, तो R2 माइनस R1 हो गया इसका डिस्टेंस। इधर से इधर गए, फोर्स जो है इधर से इधर अगर लग रहा है तो उस केस में डायरेक्शन ए, उस केस में डिस्टेंस ये होगा। और अगर फोर्स इधर से इधर लग रहा है यानी कि फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू लग रहा है तब डिस्टेंस क्या होगा R1 माइनस R2। ठीक है, अब हम लोग फोर्स बराबर क्या होता है के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। ठीक है, ये तो हम जान रहे हैं। ये एक यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर यानी कि हम लोग अगर डायरेक्शन की बात करें, ठीक है, ये मैग्नीट्यूड के लिए है और डायरेक्शन के लिए हम लोग यूनिट वेक्टर से उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो डिस्टेंस जो है उससे यूनिट वेक्टर को हम लोग मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, अब क्या होगा कि हम लोग जानते हैं किसी भी वेक्टर के ऊपर कैप लगा रहता है तो इसका क्या होता है इक्वल, तो उसका वेक्टर बाय उसका मॉडुलस। ठीक है, तो हम लोग यहाँ देखें कि ये इसका कैप था ऊपर में। ठीक है, इसको कैप हेड कुछ भी कहते हैं। तो अगर कैप लगा हो तो इसको आगे हम लोग करेंगे, तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा वेक्टर अपॉन मॉड। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं R1 माइनस R2, इसको R2 माइनस R1 भी लिख सकते हैं, R1 माइनस R2 भी लिख सकते हैं। मोड है यानी कि इसका डिस्टेंस तो कांस्टेंट ही रहेगा, चाहे इधर से देखे चाहे इधर से। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद ये फॉर्मूला हम लोग डिराइव किए, इसी को कहते हैं कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, ये इसका फॉर्मूला हो गया। अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू है, फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू है, तो सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन निकाल लेंगे। फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, सिमिलरली इसको भी निकाल लेंगे हम लोग। ठीक है, तो हम लोग लिखते हैं तो इसी प्रकार सिमिलरली हम लोग फोर्स ऑन टू ड्यू टू, फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, इसको भी हम लोग निकाल सकते हैं। बस इसका जो डिस्टेंस का जो डायरेक्शन था उसको बदल दिए, यहाँ पे 1 2 था, वन फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू था तो इसमें R1 माइनस R2 था, और फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन है तो R2 माइनस R1 हो गया। ठीक है, यहाँ पे इसको भी हम लोग चेंज करेंगे। ठीक है, सिमिलर जैसे ये हुआ वैसे ही ये होगा, और हेंस इट सपोर्ट न्यूटन्स थर्ड लॉ, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, तो फोर्स वन फोर्स जो है वन पे जितना लग रहा है उतना ही टू पे भी लग रहा है। ठीक है, तो ये हो गया न्यूटन का थर्ड लॉ प्रूफ हो रहा है, इसमें सपोर्ट कर रहा है ये। ठीक है, अगला पॉइंट हम लोग नोट करेंगे। अब पॉइंट नंबर 12 हमसे कहता है कि चार्जिंग करने का कौन कौन सा मेथड है, मेथड्स ऑफ चार्जिंग। कोई भी न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है तो उसको हम लोग कैसे कैसे चार्ज कर सकते हैं, कौन कौन से प्रोसेस से। तो पहला चार्जिंग बाय कंडक्शन, कंडक्शन के थ्रू हम किसी भी न्यूट्रल बॉडी को चार्ज कर सकते हैं, इसको हम लोग डायरेक्ट कॉन्टैक्ट भी कहते हैं। तो मान लीजिए एक चार्ज है जिसके पास एक्सेस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये जो बॉडी है इसके पास एक्सेस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, और ये कैसा है न्यूट्रल है, और ये दोनों आपस में डायरेक्ट कांटेक्ट हो गया, जैसे ये है और ये है, दोनों डायरेक्ट कांटेक्ट हो गया। ठीक है, तो क्या होगा दोनों का पोटेंशियल एनर्जी जब तक सेम ना हो जाए तब तक इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसफर होते जाएगा।
इसका एक्सेस इलेक्ट्रॉन इसमें जंप करके चला जाएगा, ठीक है। और कब तक जाएगा? जब तक पोटेंशियल एनर्जी दोनों का सेम ना हो जाए, ठीक है। द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड इज डिपेंड्स ऑन, अब अमाउंट, कितना अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा ये किस पे डिपेंड करता है? उसका शेप क्या है, उसका साइज क्या है, किस मटेरियल से बना हुआ है ये दोनों कंडक्टर, इस पे ये डिपेंड करता है। और दूसरा देखते हैं, दूसरा प्रोसेस है हमारा चार्जिंग बाय इंडक्शन। इंडक्शन के थ्रू किसी भी बॉडी को चार्ज करना। ये कैसे होता है? तो विदाउट कांटेक्ट होता है, ठीक है। तो मान लीजिए एक बॉडी है जो कि पॉजिटिव चार्ज है, इसको हम लोग एक न्यूट्रल बॉडी के सामने लाए, ठीक है। तो इसका क्या होगा? पोलराइजेशन होगा। ये पॉजिटिव है तो निगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और सारा निगेटिव इधर आ जाएगा इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे पॉजिटिव बच जाएगा। सभी लोग कहते हैं कि प्रोटॉन जो उधर भाग जाएगा, तो प्रोटॉन नहीं हिलता है, वो अपने जगह पे फिक्स रहता है। इलेक्ट्रॉन हिलता है, ठीक है। तो यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन है ये इधर आ गया, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था, ये पॉजिटिवली चार्ज था, तो इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बच गया। इसको हम लोग फ्री चार्ज कहते हैं, ठीक है। और इसको बॉन्ड चार्ज कहते हैं। इसको ये बॉन्ड क्या हुआ? पकड़े हुआ है, ठीक है। जैसे इसको हटाएंगे तो ये फिर से मिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे समझ में आया। और यहाँ पे अब क्या किए, ये जो पॉजिटिव था इसको हम लोग अर्थ से कनेक्ट कर दिए, तो सारा पॉजिट्रॉन जो था वो अर्थ में चला गया, ओशियन ऑफ इलेक्ट्रॉन में चला गया, ठीक है। इसको एक तरीका से और समझ सकते हैं। मान लीजिए ये पॉजिटिव रॉड है, ठीक है, और यहाँ पे कोई बॉडी है, ठीक है, न्यूट्रल बॉडी। तो ये क्या होगा? सारा निगेटिव जो चार्ज है वो इधर आ जाएगा, सेम है दोनों। इसमें हम अर्थ का यूज नहीं करेंगे, एक और न्यूट्रल बॉडी को ले आए और इससे डायरेक्ट कांटेक्ट करा देंगे, ठीक है। डायरेक्ट कांटेक्ट होगा तो इस तरफ सारा निगेटिव इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा, तो इधर क्या बचेगा? प्रोटॉन, ठीक है। तो ये दोनों इंडक्शन का केस था, एग्जांपल था। तीसरा जो प्रोसेस है हमारा चार्जिंग बाय फ्रिक्शन का है। फ्रिक्शन के थ्रू हम कैसे चार्ज प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखें, दो इंसुलेटर बॉडी था हमारे पास, दो बॉडी था जो कि कैसा था? इंसुलेटर था। उसको जो है हम लोग आपस में रब किए, आपस में घिस रहे, ठीक है। तो क्या होगा? इसका जो आउटर मोस्ट सेल का जो लेयर है, आउटर मोस्ट सेल जो है उसका जो इलेक्ट्रॉन होगा वो लूजली बॉन्डेड होगा, ठीक है। आउटर मोस्ट सेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो लूजली बॉन्डेड होंगे, तो वो क्या होंगे? ट्रांसफर होने शुरू हो जाएंगे। एक बॉडी से दूसरी बॉडी में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने शुरू हो जाएंगे। इससे क्या होगा? फ्लो ऑफ चार्ज होगा और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा और चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है। ये तीसरा मेथड था फ्रिक्शन का, इससे हम लोग भी चार्ज कर सकते थे बॉडी को। तो पॉइंट नंबर 13 में हमें देखेंगे कि चार्ज के कौन कौन से यूनिट हैं। चार्ज के यूनिट बहुत सारे हैं, हम लोग सारे को देखेंगे। सबसे पहले एसआई यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है? तो एसआई यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है? कूलम, जिसको कि हम लोग सी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब क्वेश्चन आएगा व्हाट इज 1 कूलम ऑफ चार्ज, ठीक है। तो लिखेंगे 1 कूलम ऑफ चार्ज इज दैट चार्ज व्हिच व्हेन प्लेस्ड एट रेस्ट इन वैक्यूम एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर from an equal and similar charge repels it and is repelled by it with a force of 9 × 10⁹ न्यूटन। कहने का सेंस है कि वैक्यूम में अगर हम लोग रेस्ट पोजीशन पे किसी भी चार्ज को रखते हैं, 1 कूलम ऑफ चार्ज को अगर रखते हैं तो क्या होगा? 1 मीटर की दूरी पर अगर उसी 1 मीटर कूलम का ही चार्ज को फिर से रखें, जैसे ये वैक्यूम है, वैक्यूम में 1 मीटर की दूरी पे, ये मान लीजिए कोई चार्ज है, 1 मीटर की दूरी पे इतना ही अमाउंट का एक और चार्ज को रखते हैं तो उस पर कितना फोर्स लगेगा? जैसे ये वैक्यूम है, 1 कूलम का मान लीजिए चार्ज है, तो 1 मीटर की दूरी पे अगर हम एक ही कूलम का चार्ज को रखते हैं तो इसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा? तो फोर्स लगेगा 9 × 10⁹ न्यूटन, ठीक है। यही है 1 कूलम का डिफिनेशन। क्वेश्चन आएगा व्हाट इज 1 कूलम ऑफ चार्ज, तो आपको ये पूरा लिखना होगा।
दूसरा हमारा सीजीएस यूनिट। सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है? स्टैट कूलम। लेकिन यहाँ पे देखने वाली, जिसको हम लोग ईएसयू ऑफ चार्ज भी कहते हैं, देखने वाली बात है ये किसके केस में होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक सिस्टम के केस में। अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम का केस रहेगा तो वहाँ पे एब कूलम हो जाएगा, उसको भी हम लोग देखेंगे। तो पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक सिस्टम का स्टैट कूलम चार्ज हम लोग देखे, स्टैट कूलम को देखे, यानी ईएसयू ऑफ चार्ज को हम लोग देखते हैं। तो ये क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज ईएसयू ऑफ चार्ज या व्हाट इज स्टैट कूलम ऑफ चार्ज। ठीक है, तो हम लोग इसको लिखेंगे वन स्टैट कूलम ऑफ चार्ज इज दैट चार्ज which when placed at a distance of 1 centimeter in air from an equal and similar charge repels it and is also repelled by a force of 1 dyne। कहने का मतलब है कि मान लीजिए एक चार्ज है और ये +1 कूलम का चार्ज है, ठीक है, और 1 सेंटीमीटर की दूरी पे 1 कूलम का पॉजिटिव चार्ज ही रखा हुआ है। दोनों इक्वल अमाउंट और सेम साइन का होना चाहिए, यानी ये प्लस है तो ये भी प्लस, ये 1 कूलम है तो ये भी 1 कूलम, और इसके बीच का डिस्टेंस अगर 1 सेंटीमीटर है तो इसके बीच जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा? 1 डाइन का फोर्स लगेगा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? 1 स्टैट कूलम ऑफ चार्ज। इसको हम लोग क्या कहते हैं? 1 स्टैट कूलम ऑफ चार्ज। कहने का मतलब है कि एयर में अगर एक चार्ज रखा हुआ है तो उसी साइन का दूसरा चार्ज 1 सेंटीमीटर की दूरी पे उतना ही अमाउंट का चार्ज अगर रखा जाए तो उसके बीच का फोर्स अगर 1 डाइन रहता है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? 1 स्टैट कूलम ऑफ चार्ज। इसका डिफिनेशन हो गया ये। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं एब कूलम को। तो हम लोग सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम का केस देखेंगे। तो इसमें जो यूनिट होता है वो क्या होता है? एब कूलम, और इसको हम लोग ईएमयू ऑफ चार्ज भी कहते हैं। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग समराइज करें तो सीजीएस यूनिट का 2 टाइप हो गया, ईएसयू और ईएमयू। ईएसयू का मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट और ईएमयू का मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। इसका यूनिट स्टैट कूलम, इसका यूनिट एब कूलम। ठीक है, सीजीएस यूनिट का जैसे हम लोग पढ़े थे ऐसा यूनिट, तो ऐसा यूनिट कूलम होता है। वैसे सीजीएस यूनिट ईएसयू और ईएमयू होता है अलग अलग सिस्टम में। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक का सिस्टम, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का सिस्टम। इसका यूनिट हो गया स्टैट कूलम, इसका यूनिट हो गया एब कूलम। अब हम लोग देखेंगे कि इसमें आपस में रिलेशन क्या होता है, क्या वैल्यू अगर हम लोग पुट करेंगे तो वो दोनों बराबर होगा। जैसे कितना ईएसयू बराबर ईएमयू होता है, ऐसे रिलेशन को पढ़ेंगे। इसको नोट करें तो 1 कूलम बराबर होता है 3 × 10⁹ ESU, और 1 कूलम के बराबर होता है 1/10 EMU। ठीक है, ये रिलेशन हो गया। 1 कूलम बराबर ESU अगर पूछे तो चेंज करने के लिए हम लिखेंगे 3 × 10⁹ ESU, और अगर EMU में पूछे तो 1/10। ठीक है, इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं 1 EMU बराबर 10 कूलम। ठीक है, ये भी लिख सकते हैं। अब इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो कितना होता है? 1 - 1.6 × 10⁻19। अगर हम लोग मैग्नीट्यूड में पूछे तो माइनस हटा देंगे। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग डायरेक्शन के साथ देखें तो इसको हम लोग निगेटिव लगाते हैं, मैग्नीट्यूड नहीं देख रहे हैं हम लोग। ठीक है, डायरेक्शन के साथ देखें तो इलेक्ट्रॉन बराबर 1.6 × 10⁻19 कूलम होता है। ठीक है, अगर हम लोग स्टैट कूलम में इसको पूछें तो -4.8 × 10⁻10 स्टैट कूलम होगा, और अगर इसी को हम लोग एब कूलम में पूछे तो -1.6 × 10⁻20 हो जाएगा। ठीक है, ये आपस में रिलेशन था इस सब यूनिट का। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो पॉइंट नंबर 14 में हम लोग देखेंगे, कंपेयर करेंगे कि ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहाँ तक सिमिलर है, कहाँ तक डिफरेंट है। अगर हम लोग फॉर्मूला देखें दोनों का तो F = G(m)m/r², ये होता है जिसमें ग्रेविटेशनल फोर्स में। और अभी हम लोगों ने देखा F = K(q1q2/r²। तो दोनों फॉर्मूला बहुत हद तक सिमिलर है। यहाँ पे G कांस्टेंट है तो यहाँ पे K कांस्टेंट है, यहाँ पे 2 मास है तो 2 चार्ज है।
यहाँ पे आर स्क्वायर डिस्टेंस का सिमिलर है। तो इसको हम लोग कंपेयर करेंगे कि इन दोनों में क्या सिमिलरिटी है, क्या डिफरेंस है। तो हम लोग सबसे पहले सिमिलरिटी को देखें। तो पहला सिमिलरिटी है बोथ दीज फोर्सेस आर सेंट्रल फोर्सेस। इसका मतलब ये जो बॉडी है वो सेंटर से काम करती है। अगर हम दोनों के बीच का फोर्स को निकालें तो सेंटर से नापेंगे, ठीक है, ना कि जैसे कोई बॉडी है तो इसके ऊपर से हम लोग नाप लेंगे, इसके हम लोग सेंटर से नापेंगे, ठीक है। तो both the forces are central forces, they act along the line joining centers of two interacting bodies। मान लीजिए दो बॉडीज है, ठीक है, तो हम लोग यहाँ से हम लोग फोर्स को नहीं मेजर करेंगे, इसके सेंटर से और इसके सेंटर से जो लाइन क्रॉस करता है इससे मेजर करेंगे, ठीक है। दूसरा पॉइंट है बोथ द फोर्सेस ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ डिस्टेंस। अभी हमने दोनों फॉर्मूला लिखा था, दोनों के इनवर्स में डिस्टेंस का स्क्वायर था, आर स्क्वायर था। यहाँ पे एफ इज इक्वल टू जी एम एम बाय आर स्क्वायर, यहाँ पे एफ इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वायर, यानी कि आर स्क्वायर बाय में इनवर्स में दोनों का स्क्वायर में है, ठीक है। और हम लोग तीसरा और चौथा सिमिलरिटी को देखते हैं। तीसरा है हमारा कि ये दोनों फोर्सेस जो है वो कैसा है, कंजर्वेटिव फोर्सेस है। इसका मतलब वर्क डन जो होगा वो पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है, सिर्फ वर्क डन जो होगा वो इक्वल होगा, उसका पाथ क्या डिपेंड है उस पर डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। चौथा है हमारा ये कि ये जो है ऑपरेट होगा, ये फोर्स जो है वो ऑपरेट हो सकता है वैक्यूम में भी ऑपरेट होगा। यानी कि हम लोग जो अभी मेजर किए क्या, तो एयर में मेजर किए, चाहे वैक्यूम में मेजर करें तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। फोर्स को हम लोग वैक्यूम में भी नाप सकते हैं और एयर में भी नाप सकते हैं, ठीक है। तो वो मीडियम का जो है वो डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। तो हम ये दोनों के बीच डिसिमिलरिटी यानी कि क्या क्या डिफरेंस है इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात करें तो ये क्या है, अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है, ठीक है। दूसरा ये क्या है, तो ये लॉन्ग रेंज फोर्स है, यानी कि दूर तक इसका प्रभाव दिखता है, ठीक है। तीसरा है कि ये जो है मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। अब इस तीनों बातों का उल्टा होता है ग्रेविटेशनल फोर्स में, कि ये जो है सिर्फ अट्रैक्टिव फोर्स ही लगाता है, ठीक है, और ये शॉर्ट रेंज फोर्स होता है और ये मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। तो इस दोनों के बीच ये डिफरेंस था, इसको भी नोट कर ले, एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आते हैं, ठीक है। तो हम लोग इस दोनों को वैल्यू का क्या रिलेशन होगा इसके बीच में भी कुछ चर्चा कर ले। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, के क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वायर। अगर हम लोग वो जो चार्ज है क्यू वन क्यू टू इसको सेम मान लें, ठीक है, तो क्या होगा, के का वैल्यू 9 इंटू 10⁻9 होता है, हम लोग जानते हैं, और क्यू स्क्वायर क्यू वन क्यू टू सेम है तो दोनों क्यू स्क्वायर हो जाएगा, आर स्क्वायर नीचे है। अगर उसी केस में जी एम एम दोनों मास जो है उसको अगर हम लोग एक एम मान ले, एक ही मास मान ले, यानी सेम मास मान ले, तो क्या होगा, जी का वैल्यू यूनिवर्सल कांस्टेंट है ये, तो ये क्या हो जाएगा 6.67 इंटू 10⁻11 होता है, और ये एम स्क्वायर बाय आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे इसके आगे कि दो इलेक्ट्रॉन के बीच अगर हम इस केस को फिट करें तो क्या वैल्यू आता है, इसको नोट करें। तो अगर हम लोग केस देखें दो इलेक्ट्रॉन का और उस दोनों इलेक्ट्रॉन के बीच का डिस्टेंस को हम लोग आर मान लिए हैं, ठीक है, सेम डिस्टेंस आर मान लिए हैं, तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻90 मॉड लगानी है, यानी कि मॉडुलस का वैल्यू है, इसमें हम लोग डिस्टेंस को नहीं देख रहे, नहीं तो माइनस भी होता है, ठीक है। अब हम लोग मास ऑफ इलेक्ट्रॉन देखें तो 9.1 इंटू 10⁻31 kg होता है, ठीक है। मास ऑफ प्रोटॉन देखें तो 1.67 इंटू 10⁻27 kg होता है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं एफ इज इक्वल टू क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। लेकिन हम लोग यहाँ Q1 Q2 यानी कि क्या मान लिए हैं, सेम इलेक्ट्रॉन मान लिए, ठीक है, इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या हो गया 1.6 इंटू 10⁻⁻90, इसको यहाँ पे फिट किया और इसका स्क्वायर लगा के आर स्क्वायर लगा दिए। अब
फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, तो Gmm/r²। तो मास हम लोग, इलेक्ट्रॉन का मास क्या हो गया, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.182 10⁻31। तो इसको मास के प्लेस पे फिट किए और जी का वैल्यू ये होता है r², ये हो गया। इसके आगे कैलकुलेट करते हैं, इसको नोट कीजिए। तो हम रिलेशन निकालने के लिए एफ ई और एफ जी के बीच क्या रिलेशन है, इसको निकालने के लिए तो एफ ई अपॉन एफ जी कर देते हैं। दोनों का वैल्यू हमको मिल चुका है, ठीक है। तो आर स्क्वायर जो है वो कैंसिल हो जाएगा और ये वैल्यू आ जाएगा। और इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो वो सिमिलर इक्वल आएगा कितना, 10⁻42। ऐसे कुछ कम आएगा, लेकिन हम लोग इसको अप्रोक्सीमेटली ये मान लिए, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं आप कूलम्स लॉ के क्या क्या लिमिटेशन है, यानी लिमिटेशन ऑफ कूलम्स लॉ आगे हम लोग पढ़ेंगे, इसको नोट करें। पॉइंट नंबर 15 में हम लोग कूलम्स लॉ के क्या क्या लिमिटेशंस हैं वो पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला कि कूलम्स लॉ वैलिड ऑन पॉइंट चार्ज एंड नॉट वैलिड ऑन एक्सटेंडेड चार्ज, यानी कि दो दूर रखे हुए चार्ज पे ही ये वैलिड है। कोई भी पॉइंट चार्ज होता है कब होता है, जब दो बॉडी के बीच का डिस्टेंस जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे हम लोग समझे कि दो चार्ज है और इसके बीच का डिस्टेंस r है, ठीक है, और r जो है वो स्मॉल है, तो उस केस में क्या होगा, कूलम्स लॉ वैलिड नहीं होगा, ठीक है। लेकिन वही दो चार्ज है और इसके बीच का r जो है वो बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही लंबा है, तो ये दोनों पॉइंट चार्ज के जैसा बिहेव करेंगे और ये कूलम्स लॉ क्या होगा, वैलिड होगा, ठीक है। अब दूसरा जो है लिमिटेशन वो क्या है कि अगर दोनों चार्ज जो है वो रेस्ट पे होंगे तब भी कूलम्स लॉ वैलिड होगा। अगर दोनों चार्ज में से एक मोशन में और एक रेस्ट पे होगा तब भी कूलम्स लॉ वैलिड होगा। और अगर वैलिड नहीं होगा तो वो किस केस में होगा, जब दोनों मोशन में होगा। दो चार्ज हैं, दो पॉइंट चार्ज हैं और दोनों ही मोशन में है, तब कूलम्स लॉ वैलिड नहीं होगा, ठीक है। एक चार्ज रेस्ट में हो और एक मोशन में हो तब वैलिड होगा, दोनों रेस्ट में हो तब भी वैलिड होगा, ठीक है। तो ये सारे लिमिटेशंस थे। हम लोग देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। पॉइंट नंबर 16 में हम लोग देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहता है, मान लीजिए n बहुत सारे चार्जेस हो, n नंबर ऑफ चार्जेस हैं किसी भी सिस्टम में, तो किसी भी एक चार्ज पे कितना फोर्स लगेगा वो हम लोग कैसे निकालेंगे, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए तीन चार्ज हैं, Q1 Q2 और Q3, तीन चार्जेस हैं और Q2 पे कितना फोर्स लग रहा है हम लोग को ये निकालना है। तो हम लोग वेक्टर सम कर देंगे दोनों फोर्सेस का। कौन कौन फोर्सेस का, तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 प्लस फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 3, ठीक है। तो ये दोनों का वेक्टर सम कर देंगे तो हम लोग को इस पे नेट फोर्स कितना लग रहा है वो निकल जाएगा, फोर्स नेट ऑन 2, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन वही कहता है कि बहुत सारा चार्जेस हो, n नंबर ऑफ चार्जेस हो, तो किसी भी एक चार्ज पे कितना फोर्स लग रहा है वो नेट चार्ज निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फोर्सेस का वेक्टर सम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इस लेक्चर को हम करते हैं समाप्त। आगे का पढ़ाई, आगे का पॉइंट अगले लेक्चर में। ऑल द वेरी बेस्ट।